चलिए चाय पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ तो बारिश हो रही है, मौसम का मजा भी हम ले रहे हैं स्टूडियो के अंदर भी, और जो लोग बाहर हैं आई थिंक उनको भी अच्छा ही लग रहा होगा, सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ही ह्यूमिडिटी, गर्मी दिल्ली वालों को, कम से कम दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन उनके लिए आफत है जहां पर बाढ़ सी स्थिति हो गई है, जहां लगातार बारिश हो रही है। देखिए 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों पर जारी बारिश का असर अब नदियों के जलस्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश की कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं और अब बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों की तरफ भी बढ़ने लगा है। गंगा, यमुना समेत कई नदियों में बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। देखिए बाढ़ के बढ़ते खतरे के बीच प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर निगरानी बढ़ा दी गई है। एनडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें तैनात हैं। कानपुर में गंगा का बढ़ता जलस्तर 176 गांवों के लिए चिंता बढ़ा रहा है। यहां संवेदनशील इलाकों में 35 पुलिस पोस्ट बनाई गई हैं। वहीं राहत और बचाव के लिए कानपुर में 36 लोगों की एनडीआरएफ टीम, फ्लड कंपनी और करीब 100 प्रशिक्षित गोताखोरों को तैनात भी कर लिया गया है। और देखिए कानपुर जैसा हाल वाराणसी का भी है, जहां गंगा का बढ़ता जलस्तर तटवर्ती इलाकों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। गंगा के पलट प्रभाव की वजह से वरना नदी का पानी भी अब रिहायशी इलाकों में दाखिल होने लगा है। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। डीएम और पुलिस कमिश्नर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मौके पर एनडीआरएफ, जल पुलिस, नगर निगम, एसडीएम और बाढ़ राहत से जुड़ा पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे के बीच में प्रशासन द्वारा कमर कस ली गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह मौके पर जाकर घाटों के पास निरीक्षण करने पाए और अगर सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लेने पाए। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, जो खुद बोट के जरिए अपने बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं घाटों का। स्पीकर के जरिए लोगों को चेताया जा रहा है कि वह किस तरीके से सावधान रहें, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो डेंजरस मार्क पे लगभग पहुंच चुका है। ऐसे में पुलिस कमिश्नर द्वारा उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है जहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है। घाटों के पास से गुजरते हुए आप देखेंगे यहाँ पर लोगों के घर भी है जहाँ वहाँ पर रहते हैं, और ठीक 2 से 3 फीट दूर ही अब गंगा रह गई है और किसी भी वक्त जो वाटर लेवल है जो नरोरा बैंक से जो है छोड़ा जा चुका है वो इन घरों के ऊपर पहुँच सकता है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कैसे लोगों को यहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से उनको दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा। इसी को देखने के लिए पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर मौजूद हैं और बोट के जरिए यहाँ पर सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं, उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ से लोगों को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट करने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि नरोरा डैम से जो पानी छोड़ा गया था उसके बाद पानी आम दिनों से यहाँ पर जल स्तर जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पीछे अगर आप देखेंगे तो गंगा का जल स्तर वो ऊपर पहुँच चुका है। काफ़ी हद तक जो यहाँ पर कम होना चाहिए था, फिलहाल डेंजर लेवल पे गंगा पहुँच चुकी है। ऐसे में जो ज़िले के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ पर मौके पर पहुँच कर स्थिति का जायज़ा लिया जा रहा है और यहाँ पर आम जनमानस जो रहते हैं, जो आम जनता रहती है, यहाँ पर आप देखेंगे मवेशी रहते हैं, यहाँ पर आके घाटों पर स्नान किया जाता है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या इसे अस्थायी रूप से बंद करने की ज़रूरत है और क्या यहाँ बैरिकेडिंग करने की ज़रूरत है, किस तरीके से इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। ये जायज़ा लेने के लिए फ़िलहाल प्रशासन के अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या तैयारियां करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर। वाराणसी में गंगा का जल स्तर पक्के घाटों को डुबोने के बाद अब गलियों और सड़कों के जरिए शहर के अंदर पहुंचने के लिए आमादा है। गंगा के अलावा वरुणा के भी काफ़ी तटीय इलाकों में बढ़ता हुआ जल स्तर पहुँच चुका है। देख सकते हैं कि इस समय गंगा से होते हुए हम वरुणा के इलाके में दाखिल हो गए हैं और आज प्रशासनिक अमले ने मोर्चा संभालते हुए पूरी तरह से निगरानी शुरू कर दी है। हमारे ठीक सामने बाएं तरफ पुलिस कमिश्नर वाराणसी और दाहिने तरफ जिलाधिकारी वाराणसी मौजूद हैं और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनका, और तमाम जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जल पुलिस है, तमाम गोताखोर हैं और लगातार ये निरीक्षण करके आश्वस्त होना चाह रहे हैं कि कहीं भी किसी को किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है। केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड बुलेटिन के मुताबिक अभी वाराणसी में गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से
महज 2 मीटर नीचे तो खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे बह रहा है। पलट प्रवाह के चलते वरुणा का जो जल स्तर है वे भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो वरुणा किनारे रहने वाले तमाम हजारों लोग हैं, दर्जनों ऐसी बस्तियां हैं, कॉलोनियां हैं जहां बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। और इसी वरुणा के इलाके में हम गंगा से होते हुए दाखिल हो चुके हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर का मुआयना करने के लिए वाराणसी के जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर पहुंचे हुए हैं और यही कारण है कि अब जो बाढ़ की विभीषिका है उसने अपना जो विकराल रूप है वे लेना शुरू कर दिया है। और बात करें बनारस में इंतजामों की तो अभी तक कुल 46 जो बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं जहां लोगों को शरण लेने की व्यवस्था की गई है, तो वहीं 21 बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस सहित जो तमाम गोताखोर हैं उनको अलर्ट किया गया है और लगातार पुलिस प्रशासन अब ग्राउंड जीरो पर उतरकर मुआयना कर रही है, निरीक्षण कर रही है, ताकि जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां रहने वाले लोग हैं उन तक राहत पहुंचाई जा सके। रोशन जायसवाल, वाराणसी। तो ये तस्वीरें आपने देखी, इसके अलावा पहाड़ों की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर मानसून का असर नजर आ रहा है। कहीं घने बादल पूरी वादियों को अपने आगोश में लेते नजर आ रहे हैं, तो कहीं बारिश का पानी रास्तों पर ऐसा उतरा कि जिंदगी की रफ्तार थम सी गई। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी है। कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं मलबा रास्ते में फैल गया, तो कहीं नदियां और नाले उफान पर हैं। बिल्कुल, लेकिन आपको बता दें कि पहाड़ों की जिंदगी भी कम ज़िद्दी नहीं है। मुश्किलें हैं मगर हौसले भी हैं। टूटे रास्तों को फिर से जोड़ने का काम वहां पर जारी है। मशीनें मौके पर मुस्तैद है। प्रशासन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और कोशिश यही है कि बारिश के बीच जिंदगी की रफ्तार को फिर से पटरी पर लाया जाए। ये दिलकश नजारा है पहाड़ों की रानी शिमला का। ये हिल स्टेशन पूरी तरह से बादलों और कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। आलम ये है कि जहां नजर उठाएं वहीं धुंध का साम्राज्य नजर आएगा। आसमान से गिरती फुहारें और चारों तरफ तैरता कोहरा इस खूबसूरत मौसम को और भी दिलकश बना दे रहा है। धुंध के बीच कदम बढ़ाते सैलानी कहीं वादियों को निहार रहे हैं तो कहीं इस कुदरती नजारे को कैमरे में कैद कर रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में लास्ट 24 आवर्स में मानसून जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखा गया है और अनेक स्थानों पे जो है हमें बारिश देखने को मिली है। लगभग सभी जिलों में मध्यम स्तर तक की बारिश और वहीं पे निचले मैदानी इलाकों में मुख्य रूप से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर जैसे ज़िलों में जो है वो हमें लगभग 12-13 सेंटीमीटर तक भी बारिश देखी गई है। वहीं पे चंबा, कांगड़ा के साथ साथ सोलन और सिरमौर जैसे ज़िलों में भी और मंडी ज़िले में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। अन्य ज़िलों में मध्यम स्तर तक की बारिश देखी गई है। हिमाचल प्रदेश पर इंद्र देवता की मेहरबानी फिलहाल जारी रहने वाली है। पहाड़ों पर अगले 3 दिन तक बारिश का दौर थमने वाला नहीं। मौसम विभाग ने कांगड़ा और सिरमौर समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट दिया है। राहत की बात यह है कि 3 दिनों के बाद धीरे धीरे मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ने लगेगी। तब तक सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मानसून की जो ये एक्टिविटीज़ हैं मुख्य रूप से जो हमारा निचले मैदानी इलाके हैं और जो मिड हिल्स हैं वहाँ पे अराउंड नेक्स्ट 3 डेज़ तक जो है मानसून कुछ हिस्सों में एक्टिव लगातार बना रहेगा। हालांकि 23 अगस्त के बाद से मानसून जो है पूरे प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा वीक होता नज़र आएगा। पहाड़ों पर बादलों की मौजूदगी का असर जमीन पर नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सैलाब ने लोगों की राह रोक दी। तेज बहाव के आगे सड़क मानो दरिया में तब्दील हो गई। पानी का फोर्स ही इतना ज्यादा था कि अकेले इसे पार करना किसी खतरे से खाली नहीं था। लिहाजा लोगों ने एक दूसरे का सहारा लिया और किसी तरह पानी के तेज बहाव को पार किया। उत्तराखंड के बागेश्वर की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। जगह जगह पहाड़ों से झरने फूट पड़े हैं। हालात ये है कि आम रास्ते भी पानी की धाराओं में तब्दील हो गए हैं। बारिश का दौर भले ही पहाड़ों पर चुनौती लेकर आया हो, लेकिन उम्मीद और हौसलों के साथ जिंदगी की रफ्तार भी चल रही है। शिमला से विकास शर्मा,
हमीरपुर से अशोक राणा और बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हरिद्वार में बारिश के आई जंगल के मेहमानों ने भी शहर का रुख कर लिया। एक तरफ तस्वीर में मगरमच्छ आपको नजर आएगा तो वहीं दूसरी तरफ तेंदुआ, और तीसरी तस्वीर में आपको यहाँ पर नजर आएगा विशालकाय अजगर। यानी हरिद्वार में बारिश के साथ इंसानों की चिंता से पानी को लेकर नहीं है, अब जंगली जानवरों की दस्तक भी लोगों को डराने लगी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गंगा उफान पर है, जंगल में पानी भर रहा है। ऐसे में वन्य जीव भी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में अपना रास्ता बदल रहे हैं और यही वजह है, यही कारण है कि कभी मगरमच्छ, कभी तेंदुआ तो कभी अजगर रिहायशी इलाकों के आसपास दिखाई देने लगा है। दरअसल हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है कि एक तरफ राजाजी नेशनल पार्क का जंगल है तो दूसरी तरफ गंगा, और इनके बीच बसा है शहर। जब बारिश तेजी से होती है और गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो जंगल और नदी के आसपास रहने वाले जानवरों के रास्ते भी बदल जाते हैं। नतीजा ये है कि जो मेहमान आमतौर पर जंगल में नजर आते हैं वही अब शहर की गलियों और कॉलोनीज तक पहुंच रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में मानसून की गतिविधियों के बीच गुरुवार को राजधानी जयपुर में मौसम ने अचानक से करवट ली। दोपहर बाद शहर के कई इलाकों में मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ज्यादा मौसम से जुड़ी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी रिदम जैन। राजस्थान के आसमान में एक बार फिर काले घने बादल दिखाई देने लगे हैं और मौसम एक बार फिर सुहाना हो गया है। ये इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा था कि वापस से कब बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो मॉनसून है वो बहुत फीका अब तक जा रहा था। इंतज़ार हो रहा था इसके सुहानेपन का, जो अब वापस से देखने को मिला है। चारों तरफ हरियाली और ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि वापस से बारिश के जो अलर्ट्स हैं वो जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान में करीब 11 ज़िलों में अभी बारिश के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ ये जो आसमान है उसमें काले बादल हैं। छुटपुट बारिश जयपुर के कुछ हिस्सों में दर्ज की गई है और राजस्थान में ओवरऑल मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा बारिश बांसवाड़ा में इस समय पे दर्ज की गई है, जो कि करीब 1 सेंटीमीटर से ऊपर है। और इस बदलाव से टेम्परेचर्स में भी गिरावट देखी गई है। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अभी भी पारा करीब 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि श्री गंगानगर वाला जो एरिया है वहाँ 39.4 डिग्री सेल्सियस अभी हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर माउंट आबू की मैं बात करूँ तो माउंट आबू में अभी सबसे कम टेम्परेचर राजस्थान का दर्ज किया जा रहा है, जो कि करीब 23 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे में जो सुहाना मौसम है वो सभी के लिए राहत की सांस लेके आया है। कहीं ना कहीं उमस से भी राहत मिली है। ये जो छुटपुट बारिश है इससे सभी उम्मीदें जगा के बैठे हैं कि कब ये थोड़ी तेज़ होगी। कई जगह पे हल्की तो कई जगह पे मध्यम वर्षा यहाँ पे अभी दर्ज की जा रही है। हालांकि ये भी कहना है मौसम विभाग का, जो पश्चिमी राजस्थान है वो अभी आने वाले कुछ दिन ड्राई ही रहने वाला है, पर फिर भी यहाँ जो बचावा पार्ट जैसे जयपुर है, कोटा संभाग है, अजमेर अलवर रीजन जो है वहाँ अगले 1 सप्ताह तक बारिश दर्ज की जाने के अभी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। उम्मीदें की जा रही हैं कि आने वाले दिनों में अच्छी वर्षा होगी, जिसकी उम्मीदें पूरे मॉनसून में लगा के बैठे थे। अभी भी मॉनसून के जाने के समय तक भी ये ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो तेज़ बारिश हमें चाहिए, जो राजस्थान में ज़रूरत है, वो एक बार फिर हो जाए। हालांकि इस बारिश से कई फ़्लाइट्स जो हैं वो भी कैंसिल हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं और ये जो असर है ये जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब आपको असम लिए चलते हैं, जहां पर बुधवार सुबह एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। रेलवे ट्रैक पर अचानक हाथियों का पूरा कुनबा पहुंच गया। 1-2 नहीं बल्कि 65 हाथी और इनमें छोटे छोटे हाथी भी शामिल थे। ये हाथी अपनी मस्त चाल में रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी सामने से डिब्रूगढ़ और नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आ गई। अब नज़ारा सोचिए, एक तरफ 65 हाथियों का झुंड और दूसरी तरफ तेज रफ्तार ट्रेन। लेकिन यहाँ वन विभाग की टीम की सतर्कता काम आई। फॉरेस्टर शशांक रॉय ने लोको पायलट को लाल सिग्नल वाली टॉर्च दिखाई और ट्रेन को रोक दिया।
इसके बाद हाथियों ने आराम से रेलवे ट्रैक पार किया और जंगल की तरफ निकल पड़े। वीडियो सामने आया तो सोशल मीडिया पर भी ये नज़ारा वायरल हो गया। शुरुआत में लगा कि शायद 5-10 हाथी हो सकते हैं, लेकिन जब इनकी गिनती शुरू हुई तो वनकर्मियों के होश उड़ गए। सामने थे 65 हाथी, जिसमें हाथियों के बच्चे भी शामिल थे। और इसी दौरान राजधानी एक्सप्रेस के आने की जानकारी मिली। शशांक राय ने तुरंत ट्रेन के लोको पायलट को रेड सिग्नल वाली टॉर्च दिखाई। ट्रेन रुक गई। हाथियों ने एक एक करके ट्रैक पार कर लिया। देखिए, देश में ऐसे कई ट्रैक हैं जो जंगलों के बीच से होकर गुजरते हैं। ऐसे ट्रैक किसी हादसे का सबब ना बने, इसलिए रेलवे खास सतर्कता बरतती है। देखिए, इसके लिए गजराज सुरक्षा उपकरण भी लगाए गए हैं। तो कैसे काम करता है ये सिस्टम, चलिए आपको समझाते हैं। तो देखिए, रेलवे ट्रैक के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी होती है जो हाथियों की हलचल को पकड़ने में मदद करती है। और देखिए, हाथी जैसे ही ट्रैक के करीब आते हैं, उनके चलने से जमीन में दबाव और कंपन पैदा होती है। ये कंपन ऑप्टिकल फाइबर केबल तक पहुंचती है, जिसे सिस्टम सेंसर की तरह इस्तेमाल करता है। एआई सिस्टम इस कंपन को पहचानता है और पता लगाने की ये कोशिश करता है कि ट्रैक के पास हाथियों की मौजूदगी है। ये सिस्टम हाथियों की हलचल को ट्रैक तक पहुंचने से करीब 200 मीटर पहले ही पहचान सकता है। हाथियों की मौजूदगी का पता चलते ही गजराज सुरक्षा का इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम अलर्ट कर दिया जाता है, जारी हो जाता है। ये अलर्ट नजदीकी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर तक पहुंचता है। स्टेशन मास्टर तुरंत ट्रेन के लोको पायलट को इसकी जानकारी देता है ताकि ट्रेन की रफ्तार कम की जा सके या ट्रेन रोकी जा सके। इस तकनीक की खास बात यह है कि ये संभावित टक्कर का पता लगाने में 99.5% तक सटीकता का दावा करती है। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले एक दशक में ट्रेन हादसों में करीब 200 हाथियों की मौत हो चुकी है। सोचिए, 15,000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फीले पहाड़, ऑक्सीजन बहुत कम और हेलीकॉप्टर उतारने की जगह इतनी कम कि जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। लद्दाख की फ्यांग वैली में ऐसी ही मुश्किल घड़ी में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई। सुमजोन ग्लेशियर में एक 56 वर्षीय अमेरिकी नागरिक की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से मेडिकल इमरजेंसी पैदा हो गई। मदद के लिए तुरंत भारतीय वायुसेना से संपर्क किया गया। इसके बाद शुरू हुआ बेहद चुनौतीपूर्ण कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन। वायुसेना का चीता हेलीकॉप्टर 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, जहां लैंडिंग के लिए जगह बहुत सीमित थी। लेकिन मुश्किल हालात के बावजूद क्रू ने बेहद सावधानी से हेलीकॉप्टर उतारा और अमेरिकी नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और देखिए, रेस्क्यू की असली चुनौती सिर्फ ऊंचाई नहीं थी, बल्कि यहाँ का पूरा इलाका ही मुश्किलों से भरा है। फ्यांग वैली में उबड़ खाबड़ और पथरीले पहाड़ हैं, आसपास ग्लेशियर है और 15,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर भी काफी कम रहता है। ऊपर से मौसम कब करवट ले इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। ऐसे में चीता हेलीकॉप्टर के क्रू ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लैंडिंग की और मरीज को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उसे आगे के इलाज के लिए ले पहुंचाया गया। यानी जहां 15,000 फीट की ऊंचाई पर इंसान के लिए सामान्य रूप से चलना भी मुश्किल है, वहां भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर दिखा दिया कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, मदद पहुंचाने में भारतीय वायुसेना पीछे नहीं हटेगी। 1999 में कारगिल का ऑपरेशन सफेद सागर हो या फिर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय वायुसेना हर वक्त भारत की निगरानी में और सुरक्षा में तैनात रहती है। लेकिन कई बार भारतीय वायुसेना नागरिकों के लिए संकट मोचक भी बन जाती है। और ऐसा ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में चलाया, जहां 15,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे एक 56 वर्षीय भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक की जान बचाई गई। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर ने इस नागरिक को फ्यांग वैली से निकालकर लेह तक पहुंचाया। और ये ऑपरेशन इसलिए अहम है क्योंकि ये बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियों में किया गया। यहाँ 15,000 फीट की ऊंचाई पर विषम टेरेन और मौसम की चुनौतियों के बीच भारतीय वायुसेना के पायलट्स ने इस 56 वर्षीय व्यक्ति को सुरक्षित फ्यांग वैली से निकाला और लेह में उन्हें सुरक्षित इलाज के लिए पहुंचाया। और तमाम बार इसी तरह के ऑपरेशंस इस पूरे इलाके में देखे गए हैं, जहां पर नागरिकों को तुरंत मेडिकल इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है।
विषम परिस्थितियां होती हैं, आने जाने में वक्त लगता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना इनके लिए जान बचाने वाली एक मसीहा बन जाती है। और ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन हमने देश के तमाम इलाकों में बाढ़ के दौरान भी देखा है। और अब एक बार फिर चीता हेलीकॉप्टर ने एक 56 वर्षीय व्यक्ति की जान बचाई है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब बात सैर सपाटे की कर लेते हैं। तो देखिए, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के कश्मीरी दौरे ने वहां टूरिज्म के एक नए चैप्टर की उम्मीद जगा दी है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में अब विदेशी मेहमानों की दिलचस्पी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और अमेरिकी राजदूत का दौरा इसी बदलते माहौल की एक तस्वीर पेश करता है। पिछले 7 साल में कश्मीर के माहौल में आए बदलाव का असर पर्यटन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अब बड़ी संख्या में देसी और विदेशी सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं। अब अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी से उम्मीद है कि कश्मीर के टूरिज्म को पंख लगेंगे। श्रीनगर की खूबसूरत डल झील में शिकारी का लुत्फ उठा रहे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की ये तस्वीर एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। बुधवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे सर्जियो गोर ने डल झील पर हाउस बोट और शिकारी की सवारी की। उन्होंने यहाँ की वादियों की खूबसूरती का दीदार किया और ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दी। फिर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने के बाद कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग कहकर पर्यटन की बात भी कही, जिसका बड़ा मतलब निकाला जा रहा है। Here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting. And we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर में अमेरिका की ओर से जारी यात्रा चेतावनी का भी जिक्र किया और संकेत दिया कि अमेरिका जल्द ही जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में बदलाव कर सकता है। दरअसल पिछले साल हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए कश्मीर के सफर संबंधी चेतावनी जारी की थी। अब ये सर्जियो गोर का ही कहना है कि अमेरिकी टूरिस्ट को यहाँ आने से बेहद खुशी होगी। This is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here. जानकारों का मानना है कि सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा न सिर्फ भारत और अमेरिका के संबंधों में गर्मजोशी का संकेत है, बल्कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग को भी नई उड़ान दे सकता है और साथ ही साथ प्रदेश में अमेरिकी निवेश के भी रास्ते खोल सकता है। वो ये कह रहे हैं कि हम ये पेशकश करेंगे कि वो ट्रैवल एडवाइजरी को अमेंड किया जाए ताकि यहाँ पर पर्यटक आ सके, जो कश्मीर के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर पर्यटक आते हैं, खासतौर पर विदेशी पर्यटक, क्योंकि देसी पर्यटक तो जा ही रहे हैं, लेकिन अगर विदेशी आते हैं तो जो वहाँ पर अर्थव्यवस्था है उसको और बल मिलता है, उसमें और तरक्की होने की गुंजाइश रहती है। और अगर वो अमेरिकी पर्यटकों के आने की बात करते हैं और अगर ये धारा तीव्र होती है तो कल को वो इस वर्जिन टेरिटरी में जहाँ विदेशी होटल वगैरह कम हैं, वहाँ पर ट्रंप साहब के लिए एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा कर सकते हैं ताकि जो पर्यटक आए उनका दोहन किया जा सके। तो ये भविष्य के लिए एक इशारा हो सकता है। आम लोग भी मानते हैं कि अमेरिकी सैलानियों के जम्मू कश्मीर दौरे से राज्य की छवि न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर और बेहतर होगी, बल्कि इस प्रदेश के पर्यटन को चार चांद भी लगा सकेंगे। फॉरेनर भी यहाँ आना चाहिए, हम भी उस चीज के साथ खुश है ताकि यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़े, यहाँ के जो यूथ बैठे हुए हैं घरों में उनका भी जो है रोजगार बढ़े। कश्मीर तो खूबसूरत है ही,
कश्मीर की खूबसूरती को क्या कहना है। कश्मीर तो जन्नत है ही दुनिया में, अगर देखेंगे कहीं जन्नत तो वो तो कश्मीर है ही बिल्कुल। वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे हमारा देश का और हमारा जो कश्मीरी भाइयों हैं उनका इकोनॉमी बढ़ेगा। और मैं अपने देशवासियों से भी कहना चाहता हूँ कि वो आए, कश्मीर में आए और घूम के जाएं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद यहाँ किसी अमेरिकी राजदूत का ये पहला दौरा है। गोर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का करीबी माना जाता है। अब जब गोर जम्मू कश्मीर में पर्यटन को लेकर संजीदा दिखाई दे रहे हैं, तो माना जा सकता है कि इसको लेकर अमेरिका एक नए नजरिए के साथ सामने आ सकता है और इसका फायदा कश्मीर को मिल सकता है। कश्मीर में पिछले कई सालों के दौरान पर्यटक में बड़ा इजाफा तो हुआ है, लेकिन अमेरिका के राजदूत की तरफ से न सिर्फ कश्मीर में एक बयान देने के बाद, बल्कि साथ ही साथ कश्मीर की अलग अलग जगहों पर, खासतौर से डल झील में शिकारे की सैर के बाद और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके अपने कमेंट देने के बाद एक बेहतर जो है संकेत और एक बेहतर मैसेज दुनिया भर में जाएगा। तारिक लोन के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ वानी, श्रीनगर से। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर वंदे भारत की रफ्तार ने हर किसी का ध्यान खींचा है। चिनाब नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर बने चिनाब ब्रिज पर वंदे भारत एक्सप्रेस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। पहाड़ों के बीच इस ट्रैक को तैयार करना इंजीनियरिंग के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब इसी दुर्गम रास्ते पर भारतीय रेल अपनी रफ्तार का दम दिखा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि चिनाब ब्रिज की ऊंचाई, इसकी मजबूती और इस पर दौड़ती वंदे भारत की तस्वीर भारत की बढ़ती इंजीनियरिंग क्षमता की कहानी कहती है। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली ये रेल कनेक्टिविटी अब सिर्फ सफर आसान नहीं कर रही, बल्कि नए भारत की रफ्तार की तस्वीर भी पेश कर रही है। जहां कभी पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं था, पहाड़ों के बीच रेलवे ट्रैक बिछाना इंजीनियरिंग के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था, वहीं अब दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर वंदे भारत एक्सप्रेस 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। ये तस्वीर सिर्फ एक ट्रेन के दौड़ने की नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और रेलवे की बड़ी उपलब्धि की तस्वीर है। नॉर्दर्न रेलवे ने चिनाब ब्रिज पर दौड़ती वंदे भारत का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया और इसे बताया ये भारत का गौरव। चिनाब ब्रिज चिनाब नदी से करीब 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1315 मीटर लंबा ये आर्च ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और इसकी ऊंचाई पेरिस के मशहूर आईफिल टावर से भी ज्यादा है। यानी जिस ऊंचाई पर बादल और पहाड़ नजर आते हैं, वहीं अब भारतीय रेल अपनी रफ्तार का दम दिखा रही है। माता वैष्णो देवी कटरा से बनिहाल के बीच करीब 111 किलोमीटर लंबे नए ब्रॉडगेज रेल सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम अनुमानित गति बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है। इससे पहले कटरा संगलदान सेक्शन पर अधिकतम गति 85 किलोमीटर प्रति घंटा और संगलदान बनिहाल सेक्शन पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी। यानी अब इस पूरे रेल सेक्शन पर सफर पहले के मुकाबले ज्यादा तेज होगा, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। ऊंचे पहाड़, अस्थिर चट्टानें, संकरी सड़कें, बदलता मौसम और दुर्गम इलाका, निर्माण सामग्री को यहां तक पहुंचाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इंजीनियर्स ने हर मुश्किल को पार किया और तैयार किया ये चिनाब ब्रिज। इस ब्रिज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि तेज हवाओं, भूकंप और विस्फोट जैसी परिस्थितियों का भी ये मजबूती से सामना कर सके। अब इसी ट्रैक पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती वंदे भारत सिर्फ कश्मीर की खूबसूरत वादियों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ नहीं रही, बल्कि दुनिया को भारत की इंजीनियरिंग ताकत का एक नया चेहरा भी दिखा रही है। चिनाब की गहराई के ऊपर दौड़ती ये ट्रेन वाकई नए भारत की रफ्तार की तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रिटिश शाही परिवार से दूरी बनाई गई, अमेरिका को अपना नया ठिकाना बनाया और इसके बाद हैरी, मेगन और रॉयल फैमिली के बीच रिश्तों में आई खटास लगातार सुर्खियों में रही। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। प्रिंस हैरी और मेगन ब्रिटेन लौटने की तैयारी में हैं, वो भी अपने दोनों बच्चों आर्ची और लिलीबेट के साथ। लेकिन देखिए, सवाल यह है कि क्या हैरी मेगन की वापसी शाही परिवार में दोबारा शामिल होने का एक संकेत है?
तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बता दें दोनों नॉन वर्किंग रॉयल्स ही रहेंगे और किसी आधिकारिक शाही जिम्मेदारी को नहीं संभालेंगे। फिर आखिर क्यों ब्रिटेन लौट रहे हैं हैरी और मेगन मार्कल, और क्या ये वापसी परिवार के रिश्तों में आई दूरी को कम करने की नई शुरुआत है? आइए देखते हैं। ब्रिटेन के शाही परिवार से दूरी बनाने के करीब 6 साल बाद प्रिंस हैरी और मेगन की ब्रिटेन वापसी की खबर ने एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स इसी महीने अमेरिका के कैलिफोर्निया से ब्रिटेन शिफ्ट होंगे और इस बार उनके साथ होंगे उनके दोनों बच्चे, प्रिंस आर्ची और प्रिंसेस लिलीबेट। सबसे दिलचस्प बात ये कि हैरी और मेगन की ये वापसी रॉयल ड्यूटी निभाने के लिए नहीं है, यानी वो ब्रिटिश शाही परिवार के कामकाजी सदस्य नहीं बनेंगे। इतना ही नहीं, उनके किसी रॉयल रेजिडेंस में रहने की भी उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ब्रिटेन में लंबे वक्त तक रहेंगे और उनके बच्चे सितंबर से यहीं स्कूल भी शुरू कर सकते हैं। याद कीजिए वो साल जब हैरी और मेगन ने शाही परिवार से अलग होने का ऐलान किया था। जनवरी 2020 में दोनों ने सीनियर वर्किंग रॉयल के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने का फैसला किया। मार्च 2020 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर शाही जिम्मेदारियों से दूरी बना ली और फिर अमेरिका के कैलिफोर्निया में बस गए। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ शाही परिवार के साथ रिश्तों में तनाव का दौर। ओपरा विनफ्रे के इंटरव्यू से लेकर नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री और हैरी की किताब स्पेयर तक, हैरी और मेगन ने शाही परिवार के साथ अपने अनुभवों को खुलकर दुनिया के सामने रखा। मेगन ने शाही परिवार में अपने संघर्षों की बात की, वहीं हैरी ने अपने पिता किंग चार्ल्स और बड़े भाई प्रिंस विलियम के साथ रिश्तों में आई खटास का भी जिक्र किया। लेकिन अब तस्वीर कुछ बदलती नजर आ रही है। पिछले महीने हैरी मेगन अपने बच्चों के साथ ब्रिटेन आए थे। इस दौरान किंग चार्ल्स ने लंबे वक्त बाद अपने पोते पोती आर्ची और लिलीबेट से मुलाकात की, यानी परिवार के बीच रिश्तों में जमी बर्फ कुछ पिघलती तो नजर आई। हालांकि प्रिंस विलियम के साथ हैरी के रिश्ते अब भी सामान्य नहीं माने जाते। फिलहाल हैरी और मेगन की वापसी को शाही परिवार में आधिकारिक वापसी नहीं माना जा रहा। वो नॉन वर्किंग रॉयल ही रहेंगे, लेकिन 6 साल बाद बच्चों के साथ ब्रिटेन में लंबा ठहराव और किंग चार्ल्स से हालिया मुलाकात, इन सब ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या हैरी और मेगन की ब्रिटेन वापसी शाही परिवार से रिश्ते सुधारने की नई शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। उनका किरदार इन दिनों खूब वायरल है। नाम है न्यूलाई यानी नन्हा बछड़ा। बीजिंग की वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में अब इसका रोबोटिक अवतार भी देखने को मिल रहा है। शंघाई की एक कंपनी ने 3D प्रिंटेड सिर को 60 सेंटीमीटर की ह्यूमनॉइड रोबोट पर फिट किया है। फिल्म की कहानी एक कमज़ोर नवजात बछड़े की है जो झुंड के साथ बेहतर चारागाह की तलाश में निकलता है, जहां दोस्ती, हिम्मत और मुश्किलों की कहानी सामने आती है। और देखिए खास बात यह है कि फिल्म किसी बड़े स्टूडियो की नहीं है, बल्कि एक एमेच्योर एनिमेटर और उसकी मां ने बेहद कम बजट में बनाई है। पहले हफ्ते फिल्म ने सिर्फ करीब $1000 कमाए, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ी तो फिल्म वायरल हो गई। इसके अनगढ़ एनिमेशन और अजीबोगरीब कहानी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और गुरुवार तक फिल्म $40 लाख से ज्यादा कमा चुकी थी। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे चाय पर।